वेलकम टू अरिहंत। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं आपकी कक्षा 10वीं का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है दो चरम रेख वाले रेखीय समीकरण युग्म। यानी कि ऐसे समीकरण पढ़नी है जहां पे दो चर हो और दो समीकरणों के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि ज्यामितीय रूप से तो हमने दो चर वाले रेखीय समीकरणों के युग्म को हल को देखा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यामितीय तरीके से हम बिल्कुल सही हल नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि कुछ समीकरणें क्या होती है, आवश्यकता अनुसार बनाई जाती हैं। तो ऐसी समीकरणों के सटीक हल निकालने के लिए हम बीजगणित की कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? बीजगणित की कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह रेखीय समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करते हैं? तो बीजगणित विधि में हम दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहली विधि हमारी होती है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों विधियों से हम क्या सीखेंगे? रेखीय समीकरण युग्म के हल सीखेंगे। यानी कि जो चर राशियां होती हैं, यहाँ पे कितने समीकरण है? रेखीय समीकरण। तो चर राशियां कितनी होंगी? दो चर राशियां होंगी, एक्स और वाई। तो उन दोनों को हल करके एक्स व वाई का मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और इससे हम दो रेखीय समीकरणों को कैसे हल करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इस विधि में दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण के एक चर का मान, यानी कि समीकरण हमारे पास कितनी है? अब दो है। तो दोनों में से किसी एक समीकरण के चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त कर, यानी कि एक का मान निकाल के उसको दूसरे समीकरण के पद के रूप में व्यक्त कर दूसरे समीकरण में क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। तब क्या हो जाती है? वो एक चर वाली समीकरण बन जाती है। तब क्या हो जाती है? वो एक चर वाली समीकरण बन जाती है। और एक चर वाली समीकरण को हल करना क्या होता है? आसान होता है, जिससे वो क्या बन जाती है? एक समीकरण वाली हल, जिसे आसानी से हल किया जा सकता है। इस विधि को उदाहरण की सहायता से अब हम समझेंगे। इस विधि को प्रतिस्थापन विधि ही क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि क्या होता है, दोनों में से हम किसी एक चर का मान दूसरे चर में रख देते हैं, ताकि क्या होता है, एक चर का प्रतिस्थापन हम दूसरे चर में कर देते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो हम प्रतिस्थापन विधि को एक उदाहरण से समझेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले उदाहरण करते हैं। निम्न रेखीय समीकरण निकाय। पहली समीकरण क्या है? x प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 को प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है तथा सत्यापित भी करना है। मतलब आपको इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल तो करना ही है, उसके अलावा आपको ये भी साबित करना है, सत्यापित करना है कि जो आपने हल निकाले हैं वो सही भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या समीकरण दिए? x प्लस 8y बराबर 19, इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद 2x प्लस 11y बराबर 28, इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में आपने क्या कहा है? किसी एक समीकरण के चर का मान, यानी कि अब आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमने क्या किया? x बराबर 19 माइनस 8y लिख लिया, यानी कि इसका मान हमने यहां से क्या निकाल लिया? x बराबर 19 माइनस 8y। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान हम किस में प्रतिस्थापित करेंगे? समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो प्रतिस्थापित करने पर से हमारा क्या मतलब है कि जहां पर x होगा वहां पे हमें क्या लिखना है? 19 माइनस 8y। तो हमारी समीकरण 2 है 2 इंटू एक्स बराबर हमें क्या लिखना है? 19 माइनस 8y
बराबर 11y इज इक्वल टू 28। तो अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें वापस कितने चर वाली समीकरण बन गई है? एक चर वाली। पहले कितने चर वाली थी? दो चर वाली। अब एक चर वाली समीकरण को तो हल करना बहुत आसान होता है, तो हम यहाँ पे इसको अंदर गुणा करेंगे। 2 को 19 से गुणा किया तो 38, माइनस 2 को 8 से गुणा किया तो 16y प्लस 11y बराबर 28। ठीक है, 28 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 16 इधर माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा, 11 इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। यानी कि हम चर वाली राशियां एक तरफ लिया है और अचर राशियों को हम दूसरी तरफ लिया है। तो 38 में से जब आप 28 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा? 16 में से 11 गाएंगे तो बचेगा 5y। हमें इसका मान निकालना है चर राशि का, तो y बराबर हो जाएगा 10/5। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया? y का मान आ गया आपका 2। कितना आ गया y का मान? y का मान आ गया आपका 2। अब y का मान हम किस समीकरण में रख देते हैं? समीकरण 3 में रख देंगे। क्यों? इससे हमें किसका मान पता चल जाएगा? x का मान। सो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब y का मान हमारा कितना निकला है? 2। इसको हम किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। क्या है हमारी समीकरण 3? x बराबर 19 माइनस 8y। y की जगह हमें कितना रखना है? 2। तो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना होता है? 16। तो 19 में से जब 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया? 3। अब x बराबर हमारे पास आ गया 3, y बराबर हमारे पास आ गया 2। तो हमने इन दोनों रेखीय समीकरणों को क्या कर लिया? हल कर लिया। अब जो हमने हल निकाला है, मतलब x बराबर 3 और y बराबर 2 हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? सत्यापन करेंगे। x प्लस 8y बराबर 19। तो यहाँ पे देखो सत्यापन करते हैं अपन। क्या थी हमारी समीकरण? सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे x प्लस 8y बराबर 19। यही हमारी समीकरण थी। x बराबर, अब क्या करना है हमें? समीकरण 1 में x बराबर 3 तथा y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में, ये हमारी समीकरण 1 थी। तो हम इस समीकरण में x बराबर कितना आया? हमारा 3 आया, और y बराबर कितना आया? 2 आया, वो रखेंगे। तो 3 प्लस 8 इंटू 2 बराबर 19। तो यहाँ पे 3 प्लस 16 बराबर 19। 16 प्लस 3 कितना होता है? 19 बराबर 19। तो क्या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है, मतलब हमने जो हल निकाला x बराबर 3 y बराबर 2 इस समीकरण का सही सत्यापन है। यानी कि हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ये मान जो हमने निकाले हैं x बराबर 3 और y बराबर 2 बिल्कुल सही है। इसी तरह आप समीकरण 2 में भी रख के इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं? x बराबर 3 और y बराबर 2 को किस में रखते हैं? समीकरण 2 में रखते हैं। अब x बराबर 3 तथा y बराबर 2 को समीकरण 2 में रखने पर। अब हमारी समीकरण 2 क्या थी? देखते हैं हम यहाँ पे क्या थी हमारी समीकरण 2? 2x प्लस 11y, 2x प्लस 11y बराबर 28। यही हमारी समीकरण 2 थी। ठीक है, इसमें हमें x बराबर कितना रखना है? 3। तो 2 गुणा 3 प्लस y बराबर कितना रखना है? 2। 2 गुणा 22 बराबर 28 आना चाहिए। तो ये हुआ 6 और ये हुआ 22। 22 प्लस 6 होता है 28 बराबर 28। तो क्या वापस बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब इससे क्या हुआ कि x बराबर 3 और y बराबर 2 जो हमने हल निकाले हैं वो एकदम सही है। इसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया? सिद्ध भी कर दिया, सत्यापन भी कर दिया। तो जब हम इस विधि से सॉल्व करते हैं किसी भी प्रश्न को तो वो क्या कहलाती है? हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। प्रतिस्थापन विधि में सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है कि यहाँ से किसी भी समीकरण में एक चर के मान को दूसरी समीकरण में क्या करना है?
प्रतिस्थापित करना है। आई बात समझ में? तो ये हमारी पहली विधि थी जिसको हमने क्या बोला, प्रतिस्थापन विधि बोला। चलिए इस फॉर्मेट में अब अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न रेखीय समीकरण निकायों को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। आपको यहाँ प्रश्न में ही दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है। क्या समीकरण दिए, 3x माइनस 7y बराबर 1, ये हमारी समीकरण 1 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको दिया है, क्या दिया है हमें वो लिखेंगे। सो दिया है 3x माइनस 7y बराबर 1, इसको हम बोलेंगे समीकरण 1। ठीक है, दूसरी समीकरण है x माइनस y बराबर -1, ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब किस विधि से करना है हमको, प्रतिस्थापित विधि से करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से y बराबर लिखेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा और x इधर आ जाएगा। तो y यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया। तो y बराबर क्या हो गया, x प्लस 1। इसको आप दे दो समीकरण 3। ये हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा समीकरण 2 से। किससे लिखा, समीकरण 2 से। अब हमारी विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण, आप लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, और इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 1 में जहां पर y होगा वहां पे हमें क्या लिखना है, x प्लस 1 लिखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7, y बराबर हमको क्या लिखना है, x प्लस 1 बराबर 1। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 3x माइनस ये 7 अंदर गुणा होगा तो 7x, ये 7 1 से भी गुणा होगा तो माइनस 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 प्लस माइनस 7 बराबर 1। 3x में से 7x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4x। ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7। ठीक है, तो माइनस का 4x बराबर 8। हमें x का मान चाहिए तो इस माइनस के 4 को इधर भेज देंगे। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस का 2। x बराबर हमारे पास कितना आ गया मान, माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, x बराबर -2 समीकरण 3 में रखने पर। x बराबर -2 हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, इससे हमें क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो क्या है हमारे समीकरण 3, y बराबर, x बराबर हमें कितना लिखना है, -2 प्लस 1। 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया, -1। अतः हमारे पास x और y के मान आ गए। अतः x बराबर -2 तथा y बराबर -1 रेखीय समीकरण निकाय के हल हैं। ठीक है, अतः हमने क्या निकाल लिया, x बराबर -2 तथा y बराबर -1 इस रेखीय समीकरण निकाय की क्या है, हल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी विधि की। दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि। क्या नाम है इसका, विलोपन विधि। तो इस विधि में दोनों समीकरणों के दोनों चरों में से एक चर को उनके गुणांकों को समान कर विलुप्त करते हैं। मतलब दो समीकरण है और दोनों में चर है, एक में भी x दूसरे में भी y, दोनों समीकरणों में दो चर है। तो दोनों समीकरणों में से किसी एक चर को, या तो x को या y के गुणांक को हम क्या करते हैं, समान करते हैं। किसको, गुणांक को। या तो हम x के गुणांक को समान करेंगे या हम y के गुणांक को समान करके विलुप्त, यानी कि उस समीकरण से हटा देते हैं। ठीक है, समान करके क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। एक चर को विलुप्त करने के पश्चात शेष समीकरण एक चर वाला समीकरण बन जाता है। जब हम एक चर को विलुप्त कर देंगे तो क्या बनेगा, एक चर वाला समीकरण बन जाएगा। और एक चर वाले समीकरण को हल करना तो हम अभी अभी सीख कर आए हैं। तो जब वो एक चर वाला समीकरण बन जाएगा तो उसे आसानी से क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। और इसी प्रक्रिया से
इसी प्रक्रिया से प्राप्त चर के मान को जब उससे एक चर का मान प्राप्त होगा तो उससे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी समीकरण में जब उस चर के मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे तो उससे क्या होगा, दूसरे चर का मान निकल जाएगा। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। अब इस विधि को भी हम किससे सीखेंगे, उदाहरण से सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रश्न करेंगे नहीं तब तक हमें समझ में कैसे आएगा। तो विलोपन विधि में मेरे प्यारे बच्चों में क्या करना है, दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को समान करके विलुप्त करना है, तब वो क्या बन जाएगी, एक चर वाली समीकरण बन जाएगी। एक चर वाली समीकरण से चर के मान को ज्ञात करना है तथा दूसरी समीकरण में उस चर के मान को प्रतिस्थापित करना है, जिससे हमें दूसरे चर का मान भी प्राप्त हो जाए। और इस तरह से जब हम दोनों चर के मान को प्राप्त करते हैं तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं। तो चलिए आइए इसका एक उदाहरण करते हैं। उदाहरण 1, समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। आपको यहाँ पे विधि लिखी हुई दिख रही है। अगर आपको अपने एग्जाम में विधि नहीं दी हुई है तो आप दोनों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे दूसरी वाला बताऊंगी, उसके बाद हम पहले वाला प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे हमको दो समीकरण दिया क्या क्या दिया है, ax प्लस by माइनस ए प्लस बी बराबर 0। एक तो ये दिया है, दूसरा हमें दिया है bx माइनस ay माइनस ए माइनस बी बराबर 0, ये दिया है। तो इन समीकरणों को हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। तो जब हमने इसको लिखा समीकरण को ax प्लस by बराबर, हमने क्या लिख दिया, इस a को हम उधर ले गए तो ये हो गया प्लस में, और b को उधर ले गए तो ये हो गया माइनस में, a माइनस b। इसको हमने दे दिया समीकरण 1। दूसरे को भी हमने लिखा bx माइनस ay बराबर, माइनस के एक को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के b को उधर ले जाएंगे तो प्लस का भी हो जाएगा। तो क्या हो गया, a प्लस b। ये हो गए हमारे समीकरण 2। अब हमारी विस्थापन विधि क्या कहती है, विलोपन विधि क्या कहती है कि दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को समान करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे a से y के गुणांक में यहाँ पर a से और दूसरी समीकरण में y के गुणांक को b से गुणा करूं तो क्या ये दोनों चर के गुणांक समान हो जाएंगे, यहाँ पे भी a भी हो जाएगा और यहाँ पे भी a भी हो जाएगा। तो जब दोनों चरों के गुणांक समान हो जाएंगे तो हम इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 को a से तथा समीकरण 2 को b से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहां पे हम गुणा करते हैं। चलिए अब समीकरण a को a से गुणा किया तो यह हो गया a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये हमारी अब जो समीकरण आई इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है। इसी तरह हमें समीकरण 2 को किससे करना है, b से करना है। b स्क्वायर x माइनस ए बी वाई बराबर a b प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई हमारी समीकरण 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए हमने क्या किया, y वाले गुणांक के को समान कर दिया, यहाँ पे भी a b, अब यहाँ पे भी a b। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर x प्लस ए बी वाई माइनस माइनस, इनको जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, घटाने की जगह जोड़ेंगे, जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पे तो हम जोड़ेंगे क्योंकि घटाने से तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गुणांक विलुप्त ही नहीं होगा, ठीक है। तो जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो जैसे हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स में से हम जोड़ेंगे b स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए बी वाई
बराबर यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये माइनस का ए बी वाई और प्लस का ए बी वाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाला y का क्या हो गया, गुणांक विलुप्त हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहां से हम x को क्या ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए बी और ए बी क्या हो गया, एक माइनस का ए बी था और एक प्लस का ए बी था, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, से कैंसिल हो गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब x बराबर 1 को हम क्या कर देते हैं, किसी भी समीकरण में रख दो। तो x बराबर 1 में क्या कर देती हूँ, समीकरण 3 में रख देती हूँ। तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, समीकरण x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दो, जरूरी नहीं है 3 में रखो 4 में रखो, 1 2 3 4 में से किसी में भी रख सकते हो। तो x का मान मैं समीकरण 3 में रखती हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं हम अगला, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब सबसे पहले आप देखो हमारी x क्या है, समीकरण 3 क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर कितना है, देखो यहाँ पे बराबर है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x बराबर हमारा कितना है 1, x बराबर हमने 1 रखा, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो यहाँ पे a कॉमन है तो हमने इसको बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा a प्लस बी वाई, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी वाई। यहां से भी a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। कितना बचेगा, a माइनस बी। यहाँ पे a और इस a को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी बचा। ठीक है, अब हम इस a को भी इधर ले आते हैं, तो बी वाई बराबर a माइनस बी, ये प्लस का a इधर आके माइनस क्या हो गया, तो प्लस का a और माइनस का a आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y बराबर हमारे पास कितना आएगा, माइनस का b अपॉन b, b से b कैंसिल हो गया, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये हमने कौन सी विधि से किया है, x और y का मान, विलोपन विधि से हमने x और y का मान निकाला। x बराबर हमारा कितना निकला था 1, y बराबर -1, रेखीय समीकरण युग्म के क्या है, ये हल है। अगर आप चाहो तो इनका सत्यापन भी कर सकते हो। कैसे करोगे सत्यापन, x बराबर 1 और y बराबर -1 इन समीकरणों में रख के देख लो, अगर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही किया है, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की है। तो ये अभी हमने कौन सा पार्ट किया था, ये सेकेंड पार्ट किया था। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने सेकेंड पार्ट पहले क्यों किया, फर्स्ट पार्ट बाद में क्यों किया। तो हमें इनको भी सरल करना है, तो क्या है 2x प्लस 3y बराबर 8। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। क्या क्या समीकरण दी हुई है, 2x प्लस 3y बराबर 8, ये हमारी हो गई समीकरण 1। ठीक है, दूसरी समीकरण देखते हैं हम कौन सी है, 4x प्लस 6y बराबर 7। दूसरी समीकरण देखते हैं, 4x प्लस 6y बराबर 7, ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब विलोपन विधि क्या कहती है कि किसी भी एक चर के गुणांकों को समान करना है, या तो आप x के गुणांक को समान करो या y के गुणांक को समान करो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए x के गुणांक को समान करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देती हूँ, और 2 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे x के गुणांक क्या हो जाएंगे, मेरे समान हो जाएंगे। और समीकरण 2 को मैं 1 से गुणा कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर। ठीक है, इससे गुणा करेंगे,
तो यहाँ पे समीकरण 1 2 से गुणा होगी तो कितना होगा 4x प्लस 6y बराबर 16। ये हो गई हमारी समीकरण 3। समीकरण 2 को तो हमें 1 से करना है तो 4x प्लस 6y बराबर 7। ये हो गई हमारी समीकरण 4। अब देखो हमें विलुप्त करना है, तो मैंने क्या किया, समीकरण 3 में से 4 को घटा दिया। मैंने क्या किया, समीकरण 3 में से 4 को घटा दिया। तो आप यहां लिखोगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। तो हमने घटाया तो 4x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 6y बराबर 16 माइनस 7। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस का 4 आपस में कट गया, प्लस का 6y माइनस का 6y आपस में कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, 0 आया, सब कट गए। और यहाँ पे 16 में से 7 जाएगा, 16 में से कितना गया, 7 गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 बराबर कितना आया, 9। क्या ये पॉसिबल है कि 0 बराबर 9 आए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अर्थात यह कथन असत्य है। जो हमने ये किया असत्य है। तो ये इस चर, तो हम जब यहाँ पे x और y दोनों ही विलुप्त हो गए तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, x और y का कोई हल नहीं होगा। अतः इस स्थिति में x तथा y का कोई हल नहीं होगा। कोई हल क्या होगा, नहीं होगा। इसमें x और y का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह का जो हल होता है वो क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, इस तरह का हल असंगत कहलाता है। इसीलिए मैंने ये वाला उदाहरण बाद में कराया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार x तथा y का मान आए ही आए। कभी कभी x का मान नहीं आएगा, तो उस स्थिति में क्या कहोगे आप, कि कोई हल नहीं है। इस स्थिति में क्या कहोगे, इस रेखीय समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे हमने दोनों विधियां पढ़ ली, प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ ली, विलोपन विधि भी पढ़ ली। तो इसी के साथ आपका अध्याय जो है ये खत्म होता है। ठीक है, नमस्कार।